सुधांशु त्रिवेदी जी, सब आरोप ये लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में नागरिकों को दो नजर से देखते हैं, धर्म के आधार पर। कितनी सच्चाई है इसमें? आवाज क्रैक बहुत हो रही। देखिए, थोड़ा आपकी आवाज क्रैक हो रही, जो मुझे समझ में आया मैं उसके आधार पर जवाब देता हूं। बिल्कुल दो नजर से नहीं देखते, बिल्कुल ईमानदारी से एक ही नजर से देखते हैं, और वो नजर है कानून की नजर। किसी को नमाज से कोई आपत्ति नहीं है। अगर सड़क पे नमाज करनी है, नियमानुसार परमिशन लीजिए और उसके बाद करिए, कौन रोक रहा है? आखिर ये बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है कि नहीं? बल्कि सरकार पूरी व्यवस्था करती है। शबे बारात की व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं? सड़क पर भी होती हैं, सजावटें भी होती हैं, कहीं कोई उसके ऊपर कोई रोकता है नहीं। पर बगैर परमिशन लिए हम ये करेंगे, यानी अपने को कानून से ऊपर मानेंगे, ना जगह की परमिशन लेंगे, ना समय की परमिशन लेंगे। ये मेरी शहंशाही है कि मैं जहां चाहूंगा वहां पे बैठ जाऊंगा, ये थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय विपक्षी दलों ने सोचा कि इस अव्यवस्था के अंदर से कुछ वोट की व्यवस्था दिख जाए, तो वो जो कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों को, वो मतलब नेताओं को मुस्लिम वोट का थोक विक्रेता मानने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं अंजना जी, ये कोई प्रतिबंध की बात पहली बार तो हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 22 साल 1977 टू 1999, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, मुलायम सिंह की भी रही और मायावती जी की भी सरकार रही, 22 साल शियाओं को मदे साहबा का जुलूस नहीं निकालने दिया गया। प्रतिबंध, नहीं निकालने देंगे, सिर्फ सुन्नियों का जुलूस निकलेगा। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब उनको परमिशन मिली। कारगिल में नहीं निकालने दिया जाता था शिया समुदाय को जुलूस, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब परमिशन मिली। तो कुछ नया नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जो लोग जगह की कमी का बात कहते हैं, तो मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के पास 38 लाख एकड़ जमीन है। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, 38 लाख एकड़ में स्क्वायर मीटर आते हैं लगभग 1544 करोड़ स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ मान लीजिए, तो सिर्फ पुरुष ही आते हैं नमाज अदा करने, तो 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें तो जानते कितना आएगा? लगभग 170 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति, जबकि एक व्यक्ति को नमाज करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। यानी जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसके 1/10 को भी यूज कर ले तो जगह की कोई कमी नहीं है। और ऑफिशियली बोल चुके हैं कि उन जमीनों के ऊपर तो इन्होंने ना कोई हॉस्पिटल बना रखा है, ना कोई अनाथालय बना रखा है, ना कुछ कर रखा है। अब ये और भी गजब बात है कि जमीन मेरे पास ढेर सारों है, इतनी है कि अगर हम साष्टांग दंडवत करके भी करना चाहें तो भी सब कुछ हो जाए, मगर ना 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 ना, मुझे उस जमीन के अलावा सरकार की जमीन पर ही बैठ के, यानी उधर कानून का ये दुरुपयोग करना है कि जमीन मेरी और उसके बाद सरकारी जमीन पर ही नमाज करना है। ये जो मानसिकता है, ये समस्या है। यहाँ धार्मिक विषय बिल्कुल नहीं, यहाँ विषय संविधान और कानून की पालन की मानसिकता का है। उन्होंने साफ ये कहा है कि आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, अगर आपको इतनी ही वो है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए। अब सीधा आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि आप एंटी मुस्लिम हैं सुधांशु जी, और ये 2027 की लड़ाई के लिए अभी से पिच और टोन सेट किया जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए ना। अन्य धर्मों में भी कई जगहों पर आप देखेंगे, चाहे नवरात्र के दौरान अलग अलग आयोजन किए जाते हैं या मंदिरों के बाहर कई बार आयोजन होते हैं, तब तो शिफ्ट में पूजा करने के लिए किसी को नहीं कहा जाता। उनका डायरेक्ट आरोप है कि एंटी मुस्लिम है। इस पर जवाब दीजिए। आप दूसरी बात बताता हूं। देखिए, जहां तक ये बात है, आपने कहा शिफ्ट की, तो मैंने उसका उत्तर तो पहले दे दिया। वक्फ बोर्ड की जमीन पे जाके करिए ना, सवाब का सवाल है। वो तो मजहब के लिए दी गई है। क्यों नहीं करना भाई वक्फ की जमीन पे? सड़क पे क्यों करना है? परमिशन लीजिए, पार्क में करिए। मस्जिद के पास जहां तक शिफ्ट की बात है, क्यों अंजना जी, मंदिरों में जाते हैं लोग तो सब एक ही टाइम पे दर्शन करते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। आते हैं, दर्शन करते हैं, एक शिफ्ट चली जाती है, दूसरा आते हैं, दूसरा जन समुदाय आता है, वो दर्शन करता है, फिर वो चला जाता है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, मैं ये कहना चाहूंगा भाई, हमारे हिंदू धर्म में तो फिर भी मुहूर्त का महत्व है। जैसे श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में चंद सेकंड का महत्व था,
अब यहां तो मुहूर्त का चक्कर नहीं है कि मुझे इस सेकंड के बीच में ही करना है, तो आप तो आराम से कर सकते हैं। तो अगर हमें वहीं करना है मस्जिद में तो हम शिफ्ट में कर लें, नहीं तो जो आपके मजहब के नाम पे दी हुई जमीन है उस पे कर लें। इसमें कौन सी समस्या है? हमारी समझ के बाहर है। समस्या केवल यह है कि कानून मेरी जेब में, और इनको समझा कौन रहा है? वो लोग जो कहते हैं संविधान मेरी जेब में। ठीक है, चलिए अब सुनील सिंह यादव जी आप सवाल का जवाब दीजिए कि भाई लॉ ऑफ द लैंड क्यों नहीं चलेगा? एक तो पूर्व जितनी सरकारें थी उन्होंने ये होने दिया, और एक सेकंड सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुनिए। उन्होंने ये होने दिया, इसीलिए एक बहुत बड़ा तबका इसको अपना हक और अधिकार मानने लगा। लॉ ऑफ द लैंड साफ कहता है कोई भी सड़क पर ट्रैफिक को बाधित करके सड़क पर कोई भी धार्मिक काम नहीं कर सकता है अगर उसकी इजाजत अलग से नहीं ली गई है, और ये बिना इजाजत किया जा रहा है। जब लॉ ऑफ द लैंड ऐसा कह रहा है तो सिर्फ इसलिए करने दिया जाए क्योंकि पूर्व सरकारों ने ये होने दिया वोट तुष्टीकरण के लिए। क्यों भाई? देखिए अंजना जी, एक जो भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाती है कि भाई हम कानून व्यवस्था के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो हम कानून व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप कानून तोड़िए। और कोई भी धर्म, मुस्लिम हो हिंदू हो, किसी आम आदमी को तकलीफ पहुंचा करके हमारा धर्म का कामकाज नहीं पूरा होता, ना नमाज पूरी होती ना पूजा पाठ होता है। आप असल मुद्दा समझिए, उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को 9.5 साल हो गए। इनसे अब जब जनता सवाल पूछेगी आपने काम क्या किया, तो इनके पास जवाब तो है नहीं। ना तो इन्होंने मेडिकल सेक्टर में काम किया, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया। हां, स्कूल बंद करने का काम किया है, शराब के ठेके खोलने का काम किया है। इंफ्रा पे आपने क्या काम किया? आप जिस वादे के साथ आए थे, अपना आप घोषणा पत्र ले लीजिए, उस पर आपने क्या काम किया है। और आज मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके की भाषा है, आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रही थी कि भाई वो एंटी मुसलमान है। नहीं, वो एंटी मुसलमान के साथ साथ एंटी पिछड़ा भी हैं, एंटी दलित भी हैं। आज आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के शिक्षक अपना हक पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए तब तपाती हुई धूप में और गर्म सड़क पर रेंग रहे थे कीड़ों की तरह, और कह रहे थे कि हमारी स्थिति योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कीड़ों वाली कर दी है। तो ये पिछड़ों का भी तो हक छीनते हैं, दलितों का भी तो हक छीनते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में करेंगे तो हमसे दूसरे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सुनील जी, आप चुनाव की वजह से सरकार जान रही है। सिर्फ एक सेकंड, एक जो प्रोटेस्ट में आप सिर्फ 2 जातियों की बात कर रहे हैं, आपकी भी तो नजर चुनाव पर ही है ना? आपको जाति सूट करता है? वरना क्या वहां पर सिर्फ दलित और पिछड़े ही आए हुए हैं प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं? जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो बोले, आप बोले दलित और पिछड़ों के खिलाफ है, वो सड़क पर रेंग रहे थे। हाँ, तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण किसने छीना? योगी आदित्यनाथ ने छीना, बीजेपी की सरकार ने। अरे भाई, विरोध प्रदर्शन में सिर्फ दलित ही थे क्या? हजारों बेटे और बेटियों, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं अपनी रिसर्च टीम से भी पूछती हूँ कि क्या जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें सिर्फ दलित आए थे? जी नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? हम पूछ रहे हैं कि आज जो विरोध प्रदर्शन करने निकले वो क्या सिर्फ दलित पिछड़े निकले? ठीक बात नहीं, हम आपके सवाल पे आ रहे हैं। हम आपका अधूरा सवाल पूरा कर रहे थे कि बीजेपी केवल मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो पिछड़े और दलितों के भी खिलाफ है। और बेरोजगारों को लेकर के तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आपके भी चैनल पे चला। सच्चाई है कि सुनील जी और सच्चाई ये भी है कि चुनाव के ही मद्देनजर, ठीक है, मैं आपकी बात मान गई, चुनाव के मद्देनजर ही आप भी जाति लेकर आए। वरना सिर्फ देखिए, सिर्फ जो है ना, कोई भी पार्टी अगर वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो आप भी जात जात के ब्रांच पर चढ़ जाते हैं, उसकी टहनी पर चढ़ जाते हैं। वरना आप ये नहीं करते। आप कहते कि युवाओं को जो दिक्कत हो रही है आज वो रेंग रहे थे, लेकिन आप काहे जाति लेके आए? क्योंकि आपको ये सूट करता है पॉलिटिकली, जैसे उनको हिंदुत्व सूट करता है। सुधांशु जी, संविधान की शपथ लेकर कोई मुख्यमंत्री बनता है और संविधान की शपथ लेकर
भाई कमरे में नहीं आ रहे हो तो संख्या कंट्रोल करो, ये सब आपको लगता है कि, और ये अगर ऐसे प्यार से बोल रहे हैं नहीं मानोगे तो मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं, ये कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या ये सही है? क्या तरीके हैं वो भी बता दीजिए। संविधान की शपथ लिए हुए एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश, मैं सारी बात बता, पहली बात तो मैं कह दूं, जो समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, आपके लाखों दर्शकों के लिए कह दूं, भारत की उभरती हुई शक्ति तमाम विदेशी शक्तियों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए भारत के अंदर रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है। साम दाम दंड भेद चार होते हैं, साम दाम दंड से भारत नहीं झुका है, अब भेद उत्पन्न करने का अंतिम प्रयास चल रहा है। बंगाल चुनाव के बाद यह साबित हो गया कि राज्य के आधार पर भेद पैदा करना मुश्किल है। तमिलनाडु वाले उत्तर दक्षिण में भेद कर रहे थे, वो मुश्किल हो गया। भाषा पे लड़ाई लड़वा रहे थे, तमिल हिंदी, उस पे मुश्किल हो गया। अब अंतिम अस्त्र इनका उत्तर प्रदेश से बना है कि जात पे लड़ाना है। तो ये साम दाम दंड भेद के बाद ये वैश्विक शक्तियां आखिर में भेद का प्रयास करेंगी। और सुनील सिंह जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, भाई साहब, उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? मुलायम सिंह की सरकार ने। आरक्षण विरोधी आप हैं कि हम हैं? आज सुनिए, और बैकडेट से खत्म किया था। हजारों शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉइज डिमोट हो गए, यानी जो पद पे ऊपर हो गए थे वो डिमोट हो गए। किसने किया? आपकी सरकार ने। अद्भुत है आपका। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 31 मई 1995 काशीराम जी का लेटर मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुलायम सिंह सरकार में दलित समाज के साथ होने वाली निरंतर प्रताड़ना, निरंतर उनको मिलने वाला कष्ट और उसकी कोई सुनवाई न होने से खिन्न होकर हम मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। उसके बाद पकड़ पकड़ के दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके, अपहरण करके मायावती जी की हत्या करने का आरोप, प्रयास का आरोप किस पे? आपकी सरकार पे। ये उत्तर प्रदेश में एक बार नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। ये किसने लगाया था? दलितों की पार्टी ने लगाया था, क्योंकि आपने पंचायतों में दलितों को आरक्षण नहीं दिया था। अब आप बताइए, आला हजरत जो ये हज हाउस के उद्घाटन के समय सितंबर 2016 में बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया की संज्ञा किसने प्रयोग की? आजम खान ने। आपके लिए वोट बैंक के तराजू पर तौला जाता है, कौन सा वाला है? अच्छा, अब पिछड़ों की बात करता हूं। भाई साहब, जैसे ही आपकी सत्ता आती है तो उत्तर प्रदेश के इतने सारे जिलों में से 75 में से सिर्फ 4 जिलों में ही सारी प्रतिभाएं आ जाती हैं। और 4 जिले के एक आध 30, 40, 50 परिवार हैं, सारी योग्यता प्रतिभा उसी में आ जाती है और सारी नौकरियों में सिलेक्शन उन्हीं का होने लगता है। हार्डली 100 परिवार होंगे जिनके हाथ में सारी सत्ता आ जाती। कितने पिछड़ों को क्या मिला है? जानना चाहता हूं कि आप बताइए, पिछड़ों में भी और यादव, गैर यादवों को क्या मिला? और यादव में एक व्यक्ति बताइएगा, एक योग्य यादव व्यक्ति नहीं मिला जो मुलायम सिंह जी अपने किसी व्यक्ति को देते, या राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनता हुआ सपा का इन 35 सालों में एक योग्य यादव नहीं मिला। सुनील यादव जी भी सिर्फ प्रवक्ता बन के रह सकते हैं, चाहे कितने योग्य क्यों ना हो, वो ऊपर रिजर्व रहेगा। इसलिए ना आप दलितों के हैं, ना पिछड़ों के हैं, ना यादवों के हैं, आप केवल परिवार के हैं। आपकी पार्टी की यह मुख्य समस्या है और इसी के कारण यह समस्या रहती। और आपने जो अंजना जी सवाल पूछा था, संविधान की शपथ खाकर एक मुख्यमंत्री ने क्या बोला था? मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने गोलियां चलवा दी थी और 16 हिंदू मरवा दिए थे। ये किसने कहा? मुलायम सिंह ने। 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, और इसलिए मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता? नहीं, ये तो बड़ा सौहार्दपूर्ण, इसमें तो सेकुलर मिठास नजर आ रही थी। और फिर मैं ये भी कह दूं, वो कोई बाबरी ढांचे की रक्षा के लिए नहीं था। 30 अक्टूबर 90 को कार सेवा थी और मैक्सिमम गोलियों से लोग मरे 2 नवंबर 1990 को, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी।